स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड को अच्छे से फील करने के लिए ना थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लो। आ जाओ जरा देखो स्क्रीन पर, है ना। फिर रिलेट कर लेना ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत में फील करने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो। देखो, आज हमारा करेक्टर है बिल्लो, और बिल्लो के सर पे है माइनस का एक एप्पल। माइनस चार्ज है बिल्लो के पास, और ये बिल्लो को ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे कोई अट्रैक्ट कर रहा है। बिल्लो कहीं खींची जा रही है, कोई खींच रहा है इसको, तो कहीं ना कहीं प्लस चार्ज होगा, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। भले ही वो प्लस वाला दिख नहीं रहा है, बट बिल्लो को फील हो रहा है कि मुझे कोई खींच रहा है इधर। आ जाओ जरा देखें बिल्लो को कौन खींच रहा है। ओ हो, बिल्लो को ये बिल्ला खींच रहा है, और इसके पास जरूर कहीं ना कहीं इसके झोले में क्या चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। लेकिन हमें बीच में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब इस प्लस चार्ज के आसपास एक इन्फ्लुएंस एरिया है, एक इफेक्ट है, जो माइनस चार्ज को देखकर अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो ऐसे सोचकर देखो कि अगर मैं मुट्ठी में एक प्लस चार्ज बंद कर लूं तो इसके आसपास एक इन्फ्लुएंस एरिया होगा। जिस इन्फ्लुएंस एरिया में अगर मैं कोई माइनस का चार्ज लाऊंगा तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हर चार्ज के आसपास होगा सर। क्या वो इन्फ्लुएंस एरिया दिखता है? क्या वो इन्फ्लुएंस फील्ड दिखता है? नहीं सर। सोच कर देख, इमेजिन कर, नहीं दिखेगा भाई। ऐसे ही सोच कर देख, तेरे पास एक मैग्नेट हो और उसके पास कोई दूसरा मैग्नेट लेकर आए, तो ये वाला मैग्नेट अगर तूने नॉर्थ नॉर्थ पोल सामने करे तो रिपेल करेगा, नॉर्थ के सामने साउथ करा तो अट्रैक्ट करेगा। बीच में क्या है, वो दिखता है क्या तुझे? नहीं दिखता ना। तो उसके आसपास कुछ है सर। क्या है आसपास? फील्ड है। मैग्नेट के आसपास के इन्फ्लुएंस एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चलता है कि इन्फ्लुएंस है? फोर्स है। इसको कैसे पता चला कि कोई है? फोर्स से, कोई खींच रहा था। इसका मतलब किसका इन्फ्लुएंस है? इसका इन्फ्लुएंस है सर। इसके इन्फ्लुएंस की वजह से इसको अपनी तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो मैग्नेट के आसपास जो इन्फ्लुएंस एरिया होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो उसके आसपास फैला हुआ है, उस इन्फ्लुएंस एरिया को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही चार्ज के आसपास इन्फ्लुएंस एरिया है, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे किसी चार्ज का आपको इन्फ्लुएंस एरिया पता करना है, आप उसके बगल में कोई दूसरा चार्ज रख दो, पता लग जाएगा इन्फ्लुएंस चार्ज है या नहीं है, इन्फ्लुएंस में आया कि नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, ये इन्फ्लुएंस एरिया कहां तक होता होगा? जैसे मेरी मुट्ठी में देखो प्लस चार्ज है, इसका इफेक्ट कहां तक होगा? एक छोटा प्लस चार्ज और लेकर देखो, यहां रखो प्लस चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा। हाँ सर। थोड़ा और दूर रखो, अभी भी रिपेल करेगा। थोड़ा और दूर रखो, अभी भी रिपेल करेगा। कितना दूर रख दें? अरे सर कितना दूर? बहुत दूर। बहुत दूर कितना? अरे सर बहुत दूर, इन्फिनाइट पर ले जाओ। जब आप इस चार्ज को, ये जो मेरी मुट्ठी में छोटा सा चार्ज है ना, इसको इस चार्ज से बहुत दूर ले जाओगे, तब इसका इन्फ्लुएंस खत्म होगा। यानी किसी चार्ज के आसपास उसका इफेक्ट कहां तक फैला है? इन्फिनाइट तक फैला है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं, आप इसको ऐसे नाप नहीं सकते कि इतने में ही है। ऐसा नहीं कर सकते आप ये कह सकते कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन खत्म कहां हो जाएगा? जब आप इन्फिनाइट पर पहुंचेंगे। तो चार्ज के आसपास इन्फ्लुएंस एरिया होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा आप जरा आगे सोचो, मान लो हमारे पास ये एक प्लेनेट है अर्थ, जो आप देख रहे हो। इसके पास अगर आप कोई दूसरा मास यहां रख दो, छोटा सा ही भले मास रख दो, ये छोटे से मास को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अरे न्यूटन ने बताया था, दो मास एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सर अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब आप इसके फील्ड में आ गए। धक्का लगा, इन्फ्लुएंस आ गया। जैसे ही धक्का लगा, समझ जाना हम किसी के फील्ड में आ गए, किसी के एरिया में आ गए। जैसे भाई लोग का एक एरिया होता है ना, आप जैसे उस एरिया में घुसे, धक्का लगा, समझ जाना हम एरिया में आ गए, फील्ड में आ गए। वैसे ही अगर आपने यहां पर एक मास रख दिया, तो उस मास को फोर्स लगेगा, तो आप समझ जाना आप मास के इन्फ्लुएंस, यानी इस प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में आ गए आप। और किसी प्लेनेट या किसी मास के इन्फ्लुएंस में जब कोई दूसरा मास आता है, यानी मास के आसपास जो फील्ड है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। चार्ज के आसपास के फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट के आसपास को मैग्नेटिक फील्ड, मास के आसपास के फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड। कहां तक होगा सर ये ग्रेविटेशनल फील्ड? अरे भाई बहुत दूर तक है सर, इन्फिनिटी तक। भाई आप फोर्स को पास में रखो तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, और दूर करते जाओ तो फोर्स बहुत कम लगेगा। और कहाँ ले जाओ, इन्फिनाइट पे ले जाओ तो फोर्स ही नहीं लगेगा। और अगर फोर्स ही नहीं लगेगा, इसका मतलब आप फील्ड से बाहर चले गए।
क्या आप इसको ऐसे नाप पाओगे कि इतने तक ही फील्ड है? आंसर है नहीं, नाप नहीं पाएंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि ग्रेजुअली धीरे 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 घटते घटते खत्म हो गया। तो फाइनली किसी प्लेनेट के आसपास जो इन्फ्लुएंस एरिया है, जिसमें आप कोई मास रख दो, ये उस पर फोर्स लगाए, उस इन्फ्लुएंस एरिया को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड समझने के बाद आइए जरा देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड नापा कैसे जाता है, मेजर कैसे करें। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कितना इंटेंस होगा फील्ड। देखो जरा इसको, मान लो आपके पास एक पॉइंट मास था m, इसके आसपास इसका क्या था? इन्फ्लुएंस एरिया, इधर उधर इन्फ्लुएंस एरिया था। आप इसके इन्फ्लुएंस में यहां पर कोई एक मास ले आए, छोटा वाला m, यहां आपने लाकर रख दिया। भाई इस छोटे वाले m को क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करने लगेगा। छोटा क्यों लाए आप इसको? ताकि इसका अपना इन्फ्लुएंस ना हो, वरना ये भी तो अट्रैक्ट करेगा। हर एक दूसरे को मास क्या करते हैं? खींचते हैं ना। तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको बहुत छोटा लाओ, और ये टेस्ट करने आया, किसी का फील्ड चेक करने आया कि फील्ड है कि नहीं है। आपने यहाँ ला के रख दिया, जैसे अट्रैक्शन लगा आपने कहा हाँ हाँ फील्ड है, देखो खींच रहा है। अच्छा, अगर और पास लाकर रखो तो ज़्यादा तेज खींचेगा सर, दूर ले जाकर रखो तो स्लो खींचेगा सर। इसका मतलब जब हम पास लाकर रखते हैं तो फील्ड की इंटेंसिटी, फील्ड ज़्यादा इंटेंस है। सोचो तुम कहीं खड़े हो, तुमको कोई बहुत तेज खींच रहा है, मतलब फील्ड की इंटेंसिटी यानी इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। फोर्स जितना ज़्यादा, इन्फ्लुएंस भी उतना ही ज़्यादा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो इसको फोर्स लगेगा, है ना। ये देखिए इस तरीके से फोर्स लगेगा, एफ फोर्स मान लेता हूँ। मान लेते हैं ये आर सेपरेशन दूर है, तो तुम इस फोर्स की वैल्यू तो लिख ही सकते हो। कितना होता है ये फोर्स बताओ जरा? दो मासेस के बीच सर फोर्स होता है GMM डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये तो सर हमने पहले भी पढ़ा था। अच्छा, ये फोर्स जितना ज़्यादा, इन्फ्लुएंस उतना ही ज़्यादा। तो यहाँ पर हम फील्ड इंटेंसिटी को E से दिखा रहे हैं, और ये होगा फोर्स पर मास। यानी ये जो मास आपने रखा ना, इसको बस आप डिवाइड कर दो, तो फोर्स पर मास जितना होगा उसी की वैल्यू को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। ये इलेक्ट्रिक केस में भी अपन ऐसे डिफाइन करेंगे, बस वहाँ मास के बजाय क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर कोई प्लस चार्ज बैठा होगा और यहाँ पर कोई चार्ज होगा, ये उसको रिपेल या अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो भाई फोर्स जितना ज़्यादा, स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा। फोर्स कैसी क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी। तो इंटेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जिधर फोर्स लगे, जो डायरेक्शन हो फोर्स की, वही डायरेक्शन है ग्रेविटेशनल फील्ड की। सेम डायरेक्शन है। इसको फोर्स किधर लगा? इस मास को यहाँ पर रखने पर इधर, तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है? इधर ही डायरेक्शन है। ठीक है, याद रहेगा, ये याद रहेगा सर, फोर्स पर मास। यूनिट क्या बन गया? यूनिट बन गया न्यूटन पर केजी। ये देखो क्वांटिटी कैसी है सर? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इस टेस्ट मास पर, जो टेस्ट करने आया था, इस पर फोर्स कब नहीं लगेगा? तुम बोलोगे सर बहुत दूर ले जाओ। कहाँ? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर अगर आप इसको रख दोगे तो ये वाला पॉइंट मास इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड तुमने लिखा है, मैं इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल सर निकाल लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है सर। E इज इक्वल टू फोर्स तो हमने लिख ही लिया है, कितना है? GM_m0। यहाँ पर दूसरा ये m0 है, छोटा वाला मास है ना, डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई m0। ये लो सर, m0 खत्म हो गया। इस पॉइंट मास की वजह से जो फील्ड की वैल्यू आई है वो आई है GM/r²। ये हो गया किसी एक पॉइंट मास की वजह से फील्ड की वैल्यू। बाद बाकी डायरेक्शन तो हम देख ही लेंगे, अट्रैक्शन है इस पर, है ना। जहां पर भी हमसे पूछोगे आप कि बताओ फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तुरंत हम वहाँ एक छोटा सा मास रख के देख लेंगे। मास को जिधर फोर्स लगेगा उधर ही होगा फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करो, ये जो फील्ड आया वो आया न्यूटन पर केजी। सर हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma पढ़ा था, तो अगर मैं A इज इक्वल टू लिखूँ तो F/m होता है, और इसका भी यूनिट होता है न्यूटन पर केजी, या इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का। तो सर इसका भी तो यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओ हो, इसका मतलब ये जो फील्ड इंटेंसिटी है ये एक तरीके का एक्सेलरेशन है सर, बोलो। और अगर मैं इस पॉइंट मास के बजाय अर्थ ले लूं,
है ना। ये जो मास अट्रैक्ट कर रहा है इसके बजाय क्या ले लूँ, अर्थ। तो इसी को हम लोग कहने लगते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जो आप ई पढ़ रहे हो ना भाई, ये ई कोई नई चीज नहीं है, ये एक्सेलरेशन है। और अगर अर्थ की बात करेंगे तो इसी को हम बोलने लगते हैं जी वेक्टर। बोलो, आगे चलकर लिखूंगा ना मैं ई की जगह जी, तो कंफ्यूज तो नहीं होगे ना। अरे भाई देखना, फोर्स पर मास लिखा है, ये फोर्स पर मास तो एक्सेलरेशन ही होता है ना। तो ये लो, इसका दूसरा नाम हो गया। बोलो, अब कहीं पर भी लिखूंगा कंफ्यूज तो नहीं होगे। इसी ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के केस में। किसी और प्लेनेट की बात होगी तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, उस पर हम फोर्स पर मास करके देखेंगे। अर्थ की बात करेंगे तो जी की वैल्यू आप लोग 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, 9.8 पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज़्यादातर लेते आप 10 ही हैं, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ती है सर। तो आगे क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखो, सुपर पोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा सोच कर देखो, मान लो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, M1 M2 M3 M4, और मैंने ऐसे रैंडम रख रखे, कहीं कोई शेप नहीं बनाया, ट्रायंगल रेक्टेंगल कुछ नहीं, ऐसे मैंने रखे हैं। ये M1 है, ये M2 है, M3 M4। अब सोच कर देखो, मैं आपसे कह दूं इस O पॉइंट पर इन सब की वजह से फील्ड लिखो। तो भाई सबसे पहले जिस पॉइंट पर मैं आपसे फील्ड पूछूं, वहां आप ऐसे सोच लो कि एक टेस्ट मास रखा, बस ऐसे दिमाग में सोच लो, एक टेस्ट मास रखा, एक छोटा सा मास रखा है। सोचो अगर छोटा सा मास रखा होता तो M1 अपनी तरफ बुलाता, M2 अपनी तरफ बुलाता, M3 अपनी तरफ बुलाता, M4 अपनी तरफ बुलाता, सब अपनी अपनी तरफ फील लगाते कि नहीं लगाते, बोलो। तो सर पहले वाले की वजह से फील किधर होता, पहले वाले की वजह से फील होता इस डायरेक्शन में, E1 बोल देते हैं चलो उसको। दूसरे वाले की वजह से फील होता इस डायरेक्शन में, है ना। तीसरे वाले की वजह से फील होता इस डायरेक्शन में, और चौथे वाले की वजह से फील होता इस डायरेक्शन में। अगर मुझसे आप कह दो कि नेट फील्ड बताओ, टोटल फील्ड कितना होगा O पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, इन सारे फील्ड को सुपर इम्पोज कर देंगे, जोड़ देंगे। और फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे नहीं कि 2 3 4 जो भी लिखा है आपने जोड़ दिया सीधा, नहीं नहीं, डायरेक्शन के साथ जोड़ेंगे सर, वेक्टर हैं तो आप इनको वेक्टर रूल के हिसाब से जोड़ेंगे। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, जितने भी वेक्टर हों सब किसके हिसाब से जोड़ेंगे आप, प्रॉपर वेक्टर रूल से जोड़ेंगे। वेक्टर रूल पता है ना आपको, हल्का सा याद दिला देता हूँ। ये है P वेक्टर, ये है Q वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट आता था बीच में R वेक्टर। क्या इस R का मैग्नीट्यूड लिखना आता है आपको, क्या होता था, P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा, ऐसा फार्मूला पढ़ा था ना हम सब ने वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने में, बोलो। हाँ, ये वो वाला फार्मूला है। तो वेक्टर के हिसाब से जोड़ना है आपको, इसीलिए हमने लिखा सुपर पोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी बहुत सारे अगर फील्ड हो, बहुत सारे मासेस की वजह से फील्ड हो, तो आप उनको जोड़ सकते हो, बट वेक्टर के हिसाब से। एक एग्जाम्पल देखो जरा, इस पे आ जाओ। ये बताओ, इस पहले वाले मास की वजह से और दूसरे वाले मास की वजह से अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ एक पॉइंट है, चलो नाम दे देता हूँ इसका A, इसका B, और यहाँ वाले पॉइंट का नाम दे देता हूँ C, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेपरेशन है उसको ले लेता हूँ A, और बना देता हूँ एक ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये देखो, ये भी सेपरेशन हमने A ले लिया, A भी A ले लिया। अब मैंने कहा कि आप मुझे ना, और वैल्यू थोड़ा आसान करने के लिए ना, M1 की वैल्यू भी M लिख देता हूँ, M2 की वैल्यू भी M लिख देता हूँ, दोनों मासेस सेम ले लिए। तो हमारे पास एक मास यहाँ रखा है, एक मास यहाँ रखा है। हमने आपसे कह दिया C पर नेट फील्ड बताओ कितना होगा। C पर कोई मास नहीं है, बस वहाँ पर आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो C पर जो फील्ड होगा वो किसकी वजह से, एक तो A की वाले की वजह से होगा, और एक किसकी वजह से होगा, B वाले की वजह से होगा। तो पहले इंडिविजुअली देख लो, A वाले की वजह से फील्ड कितना होगा, बोलो, बनाओ जरा। A वाले की वजह से फील्ड इधर होगा। आपको डायरेक्शन कैसे पता चलती है, अरे यहाँ टेस्ट मास रख के देख लो। ये अगर टेस्ट मास होता तो ये अपनी तरफ बुलाता कि नहीं बुलाता। बी वाले की वजह से किधर होगा सर, बी वाले की वजह से इधर होगा सर। यहाँ टेस्ट मास होता तो ये क्या करता, बुलाता, फोर्स लगाता, अट्रैक्शन लगाता। इसकी वैल्यू को बोल दो E1 है, और इस वाले की वैल्यू को बोल दो E2 है। अब बताओ, E लिख सकते हो ना, E1 की वैल्यू क्या होगा, GM/A²। ऐसे ही E2 की वैल्यू क्या होगी सर, वो भी होगी GM/A²। C पॉइंट पे लग कैसे रहे हैं, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, देखो दोनों की वैल्यू सेम आई ना,
है ना। और बीच का एंगल बताओ जरा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बीच का एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। दोनों वैल्यू सेम सेम है सर, दोनों को ई लिख दो ना, या दोनों को एक्स लिख दो, जो मन करे आप, दोनों सेम वैल्यू है, दोनों वैल्यूज को लिखना ना पड़े इसलिए इसको आप ना एक्स लिख दो, ये वैल्यू भी एक्स है, ये वैल्यू भी एक्स है। अब बताओ जरा, बीच का एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में ही तो आएगा। कैसे निकालोगे रिजल्टेंट, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 PQ cos थीटा, थीटा कितना डालोगे 60 डिग्री, रख कर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2, तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा सर x√3। यानी हमारा जो रिजल्टेंट फील्ड आने वाला है नेट फील्ड सी पर जो आएगा वो कितना आएगा, GM/A²√3। बोलो क्लियर है सभी को, समझ आ गया ना इतनी बात। यानी सब की वजह से, यहां तो दो ही थे ना, दोनों की वजह से लिख लिया। ऐसे में बहुत सारे अरेंजमेंट बना सकता हूं, क्वेश्चंस की कमी नहीं है इसमें। डिफरेंट तरीके से मासेस रखूंगा और आपसे एक पॉइंट पर फील्ड पूछूंगा, बोलो बता पाओगे। तो भाई आगे एक एग्जांपल और समझते हैं, आ जाओ जरा देखो स्क्रीन पे। यहां पर हमने ए पॉइंट पर एक मास रखा 4m और बी पॉइंट पर मास रखा m, और इनको फिक्स कर दिया कितने सेपरेशन पे, L सेपरेशन पे। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 और उस पॉइंट की डिस्टेंस भी बताओ ए से। आपको इस पूरे सीन में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर फील्ड की वैल्यू 0 हो, आप उसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोल सकते हो। अच्छा, अगर किसी पॉइंट पर फील्ड ही 0 हो गया तो आपने अभी अभी फार्मूला देखा E=F/m, फील्ड हो गया 0 तो वहां पर फोर्स भी क्या होगा 0। अच्छा, कहीं पर आपको फील्ड पता है, आपसे मैं फोर्स पूछ लूं एक मास रखकर, तो बता सकते हो ना, इधर ऐसे प्रोडक्ट कर देना, F क्या बन जाएगा, m/E बन जाएगा सर। बोलो, खैर अभी इसी सवाल पे रहते हैं। हमने पूछा ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर फील्ड 0 है, इसका मतलब उस पॉइंट पर अगर तुम टेस्ट मास रख दोगे तो उस पर फोर्स भी क्या होगा 0। सोच के देखो कहां हो सकता है वो पॉइंट, यहां हो सकता है क्या, यहां रखो जरा, यहां हो सकता है क्या, देखो हो सकता है क्या, यहाँ टेस्ट मास अगर मैं सर यहाँ रख दूं तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये तो सर नीचे भाग जाएगा, फोर्स तो 0 नहीं हुआ सर, इसका मतलब यहाँ नहीं हो सकता सर, नीचे कहीं हो सकता है क्या, यहाँ देखो, यहाँ रख दोगे तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये कहाँ भाग जाएगा, इधर, नहीं यहाँ भी नहीं हो सकता। अच्छा, इस लाइन पर देखो जरा, इस लाइन पर कहीं पॉइंट हो सकता है क्या, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ए और बी के बीच, अगर मैं कहीं इधर रख दूं तो दोनों ही अट्रैक्ट कर लेंगे, कहीं इधर रख दें तो भी ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। सर अगर मैं इस लाइन ज्वाइनिंग के कहीं यहाँ कहीं रख दूं तो शायद हमारा काम बन जाए, ए वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और बी वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अरे सर मिल गए दोनों अपोजिट फोर्स, और अगर एम पर दो अपोजिट फोर्स होंगे तो फोर्स, नेट फोर्स क्या हो सकता है इस एम पर, 0 हो सकता है। ठीक है, यानी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, न्यूट्रल पॉइंट जरूर इस लाइन के कहीं बीच में ही मिलेगा। आ जाओ, मान लेते हैं यहां है वो पॉइंट सी पॉइंट, लेट्स अज्यूम वो सी पॉइंट यहां से x डिस्टेंस दूर है, तो डेफिनेटली सी पॉइंट पर पहले मास का फील्ड और दूसरा यानी बी वाले मास का फील्ड, दोनों फील्ड का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए। आ जाओ, पहले वाले मास की वजह से फील्ड मान लेते हैं इस तरफ है, और कितना होगा बोलो, कितना होगा फील्ड का वैल्यू, पहले वाले मास की वजह से फील्ड होगा G4m/x²। दूसरे वाला बी वाले की तरफ इधर होगा ना, कितना होगा जरा बताओ, ये होगा सर G_M/, देखो यहाँ से देखो पॉइंट का सेपरेशन कितना है, टोटल था L, तो ये कितना हो गया L-x, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, L-x²। बोलो, ये दोनों वैल्यूज हमने बराबर कर दी, क्योंकि भाई इस पर नेट फील्ड कितना होना चाहिए सी पॉइंट पर 0, वही तो पता करना है मेरे को। देखो क्या मर गया, G मर गया, M मर गया, अब कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, कर दो जरा, क्या बना इधर देखो, 4l-x² इज इक्वल टू x², रूट ले लो तो क्या बना, 2l-x इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व कर दो, क्या बन गया इधर, 2l इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 2l/3। ये आ गई सर x की वैल्यू, यानी यहां से इसकी डिस्टेंस होगी 2l/3, तो ये कितनी होगी बची हुई b से, l - 2l/3 कर दो,
कितना बनेगा L/3। यानी अगर बी से पूछता क्वेश्चन तो मैं आंसर देता है L/3, और ए से पूछेगा तो मैं क्या आंसर दूंगा 2L/3। बोलो कोई दिक्कत इसमें? समझ आ गया ना? ये वाला अगर समझ आया ना तो ये वाला करके दिखाओ, करो जरा, करो कॉपी पे करो। बताओ भाई, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, बताओ ए से कितना दूर मिल रहा है न्यूट्रल पॉइंट? एक्स की वैल्यू निकालो आप लोग, एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में बताना। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है जो आपको बॉक्स में बताना है। थोड़ा और काम दे देते हैं आपको। ये पहला तो एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। इसमें देखो एम मास एम मास एम मास हमने रख दिए स्क्वायर में, और हमने आपसे डी पर नेट फील्ड पूछ लिया। तो ए की वजह से भी होगा, बी की वजह से भी होगा, सी की वजह से भी होगा, और जोड़ोगे कैसे? वेक्टर वाइज। तो बता दो जरा डी पर फील्ड कितना होगा। ऐसे ही इसमें देखो, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है, और हमने आपसे पूछ लिया इस पॉइंट पर, चलो नाम दे देता हूँ ए बी सी, और ये मिड पॉइंट है डी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड इसकी ए है, आपको इस मिड पॉइंट पर नेट फील्ड बताना है। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एग्जाम्पल नंबर 1 का, एग्जाम्पल नंबर 2 का, एग्जाम्पल नंबर 3 का, जितने भी एग्जाम्पल मैंने पूछे हैं, छोटी छोटी बातें मैंने आपसे पूछी हैं, बता दो फटाक से, है ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान रहेगा। और आपको कहाँ बताना है? डी पॉइंट पर नेट फील्ड बताना है। सबकी वजह से होगा, ए की वजह से भी होगा, बी की वजह से भी होगा, सी की वजह से भी होगा, बट वेक्टर वाइज जोड़ना, ध्यान रखना इस बात को। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं।